हेलो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और काफी कड़ी मेहनत आप लोग कर भी रहे होंगे। तो देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, कोई भी एग्जाम हो, सब्जेक्ट हो, स्पेशली सीए का, एक चीज का विशेष ध्यान रहे। एग्जाम से पहले सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, एग्जाम्पल, पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी आपकी आंखों से जरूर गुजरने चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली उनमें से 5-7 क्वेश्चन जब आ जाते हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो उसी के ऊपर देखिए, इंस्टीट्यूट ने अपनी नई एमटीपी जून 2022 के लिए जारी करी, मॉक टेस्ट पेपर 2, जहां हम लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है। कहता है मिस्टर जॉय के पास 2 फ्लैट्स हैं, एक ही बिल्डिंग में है। जॉय वो अपना एक फ्लैट नंबर उसका 101 बेचना चाहता है रॉय को। नाउ मिस्टर जॉय ने ऑफर किया है रॉय को, ध्यान दीजिएगा, जॉय मौलिक है, ऑफर दी है उसने कि मैं 101 नंबर फ्लैट आपको बेचने को रेडी हूं। लेकिन जो बायर है रॉय, वो सोच रहे हैं कि ये मुझे 102 नंबर वाला फ्लैट बेचना चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, 2 कारें हैं, एक नीली पीली, आप सोच रहे हो नीली बेच रहा हूं, खरीदार सोच रहा है पीली खरीद रहा हूं, राइट। और उसने यस भी कह दिया फॉर द एग्रीमेंट। कहता बताइए वैलिडिटी ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, प्राइमा फेसी अगर हम देखते हैं तो शायद हमें यहां पे जो हमारा आंसर निकल के आता है वो हमें शायद इस तरह से लगता है कि ये एक एम्बिगुअस एग्रीमेंट है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन देखिए, बिल्कुल क्लैरिटी है, क्योंकि जो सेलर है वो साफ कह रहा है मैं 101 नंबर फ्लैट आपको बेचने को रेडी हूं। लेकिन बायर क्या सोच रहा है, वो 102 नंबर के बारे में सोच रहा है। तो देखिए, हम सेक्शन 10 जब पढ़ते हैं असेंशियल्स एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उनमें एक एसेंशियल आता है आपका कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए। और सेक्शन 13 में हम क्या पढ़ के आते हैं, कंसेंसस एडिडम, जिसे कहते हैं मीटिंग ऑफ 2 माइंड्स, जिसका मतलब है आप एग्री करें अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एडिडम। तो सोचिए, जो ऑफरर बेच रहा है, क्या बायर वही खरीद रहा है? नहीं खरीद रहा। तो दोनों की कंसेंट यहां पे सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे एक एसेंशियल मिसिंग है यहां पे। तो इसलिए आपसे वैलिडिटी पूछी गई है प्रश्न में, तो हम कहेंगे साहब ये शुरू से ही क्या है, वॉइड है, क्योंकि पहली जो एसेंशियल्स हमें सेक्शन 10 में फुलफिल करनी है, उनमें से बड़ी कंसेंट का जो एसेंशियल है वो मिसिंग है। अगला प्रश्न, मैं इसे स्टार प्रश्न कहूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने स्टार भी लगा के दिया है थोड़ा। पेड अप कैपिटल देखिएगा, इस राम प्राइवेट लिमिटेड की 10 करोड़ बताई गई है। और पेड अप कैपिटल किससे बनी है? 7 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब एक और कंपनी है जिसका नाम है लखन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसने क्या किया, राम के 3 लाख देखिए इक्विटी शेयर लिए हैं एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर लिए हैं। टोटल कितने थे? 10 लाख शेयर्स। तो 6 लाख ले लिए। तो आप सीधा सीधा कहेंगे भाई ये तो पक्का लखन क्या हो गई, होल्डिंग, एंड राम क्या हो गई, सब्सिडरी होगी। गलत जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, जब हम कहते हैं सब्सिडरी, सब्सिडरी 2 चीजों से बनती है। या तो आपके मोर देन हाफ, जैसे हम कहते हैं मोर देन 50% वोटिंग राइट कह लीजिए, वोटिंग पावर कह लीजिए, आपके पास हो, शेयर्स वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है। और दूसरा आप जानते हैं आपके हाथ में क्या हो, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड हो। तो देखिए, 2 तरह के शेयर हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रश्न, क्या वोटिंग राइट इक्विटी शेयर के पास होते हैं? जी, हर रेजोल्यूशन में होता है, क्योंकि वोटिंग राइट के ऊपर आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 47। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी के बराबर इक्विवेलेंट वोटिंग राइट मिलते हैं? वो तभी मिलते हैं अगर उनका डिविडेंड 2 साल से एरियर में है, या फिर जो रेजोल्यूशन पास करना है 47 में हम पढ़ते हैं, या तो उनसे रिलेटेड हो, उनके डिविडेंड से, उनकी रीपेमेंट, या फिर वाइंडिंग अप, या फिर रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, राइट। तब हम उनको इक्विवेलेंट वोटिंग राइट देते हैं। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, बताइए क्या इनमें होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा, राइट।
तो हम यहां कहेंगे हमें पूरी तरह से आपने प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड बताया नहीं है, कोई डिविडेंड एरियर है, किस चीज के ऊपर रेजोल्यूशन पास करना है, ऐसा कुछ हमें नजर भी नहीं आता। तो इसलिए हमें जवाब यहां क्या देना चाहिए कि साहब, जैसे इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये क्लियर नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर वोटिंग राइट है या नहीं, क्योंकि आपने बताया नहीं। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेपर में क्या लेनी है बेटा, प्रिजम्पशन लेनी है। तो आप कहिए कि क्लियर नहीं है, तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर पे क्या नहीं होंगे, वोटिंग राइट नहीं होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर कितने थे टोटल थे 7 लाख, आपके पास कितने हैं 3 लाख, 3 लाख 7 लाख पे निकालेंगे, मोर देन 50% नहीं, लेस देन 50% आता है। तो जवाब क्लियर हो गया, इनमें ये संबंध होल्डिंग एंड सब्सिडरी का नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डायरेक्ट प्रश्न है तो देखिए स्वाभाविक है, उसमें कोई डिस्कशन का कोई इतना स्कोप बचता नहीं है। आपसे सिंपली एक्सेप्शन पूछी हैं, 4 एक्सेप्शन पूछे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर। वो आप जानते हैं, लेट द बायर बीवेयर, जिसका मतलब है सवारी अपने सामान के आप जिम्मेवार है, सेलर लायबल नहीं होगा। आपने गलत सामान खरीदा, आप ही जिम्मेवार रहेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, 4 आपसे पूछी गई हैं। वैसे तो हम दुनिया भर की पढ़ते हैं, जैसे यहां आंसरों में भी आप देख सकते हो। वो आप जानते हैं, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, जहां आपने बता दिया है कि मुझे सामान किस पर्पस के लिए चाहिए, इसके लिए, तो यहां सेलर जिम्मेवार होगा। सेक्शन 16 में बढ़ते हैं। देन गुड्स किसी पेटेंट या ब्रांड नेम में अगर खरीदी गई हैं, तो जरूर हम ये पढ़ते हैं कि यहां कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती, क्योंकि आप खुद खरीद रहे हो पेटेंट ब्रांड नेम में, कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं कि वो आपके लिए फिट होंगी। लेकिन सेक्शन 15 में पढ़ते हैं, अगर सेलर सामान बेच रहा है डिस्क्रिप्शन से, तो ऑब्वियसली यहां तो एक कंडीशन है कि वो गुड्स उसी प्रकार के होने चाहिए, कॉरस्पॉन्ड करें, सिमिलर हो। देन मर्चेंटेबल क्वालिटी 16(2) में हम पढ़ते हैं कि फर्दर क्या हो, वो सेलेबल हो। सेल बाय सैंपल में हम सेक्शन 17 में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली कि सेल बाय सैंपल हो रही है तो सामान लगभग उस जैसा ही होना चाहिए जैसा सैंपल आपने दिखाया था। और अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन की बात है तो सेक्शन 15 में ऑब्वियसली दोनों चीजें फिट होनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से और भी 1-2 पॉइंट है। ये डायरेक्ट प्रश्न आपको आता ही होगा। देन अगला भी डायरेक्ट, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? बिल्कुल सही। बट क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आप जवाब दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? सिंपल आंसर, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी कब होती है? जब आप सेक्शन 10 क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, राइट। सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स, तब एक एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी अटैच हुई, वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड हो गया। वरना तो देखिए हो नहीं पाएगा। तो मेन चीज है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और जैसे कई, जिसका मतलब एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, अगर सोशल है तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे बिल्कुल इस तरह से स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही बनती है। 2 हिस्सों में तोड़ के भी इंस्टीट्यूट ने कहा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये एग्रीमेंट बिल्कुल है। तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सेक्शन 10 के एसेंशियल कोट कर दीजिए। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, करण ने एग्री किया है, वो एक टेबल खरीदेंगे स्टडी रूम के लिए एक्स से, जो कि उन्हें काफी अच्छी कंडीशन में लगा, और उन्होंने उसे एग्जामिन भी किया खरीदने से पहले, कोई डिफेक्ट नहीं दिखा, 20,000 रुपए दे दिए। लेटर ऑन बाद में पता चलता है उसकी एक टांग टूटी हुई है। भाई आपने देखा था, पहले नहीं दिखी? कई बार अगला चिपका से देता है, नहीं दिखता साहब। एक्स ने पेस्ट किया था वुड को और हाइड कोशिश करी थी उनको छुपाने की, जैसे पॉलिश वगैरह कर देते हैं, नहीं देख पाए। क्या करण इसको वापस कर पाएगा? क्या वो अपना पैसा वापस ले पाएगा? आपसे करण जो बायर है उसके राइट्स पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप में कई चीजें ओवरलैप करती हैं कि सेम चीज हमें लगता है उस एक्ट में भी आ जाएगा, उधर भी आंसर आ जाएगा। बट जरूर लीजिए क्वेश्चन कौन से एक्ट का है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो सेलर साहब है उन्होंने कोशिश करी थी छुपाने की। क्लियरली हमें क्वेश्चन में वर्ड हाइड दे रखा है, तो डोंट यू थिंक यहां पे ये क्या कर रहे हैं? फ्रॉड। फ्रॉड एक अगेन वन ऑफ द एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 में, और फ्रॉड के ऊपर हम सेक्शन 17 में उसकी डेफिनेशन पढ़ते भी हैं, जहां आपकी मंशा है किसी को, मंशा इंटेंशन धोखा देने की।
और उसी के अंदर देखिए हम 5 क्लॉज पढ़ते हैं, उनमें एक क्लॉज हम ये भी पढ़ते हैं जब आप एक्टिव क्या करें, कंसीलमेंट, छुपा लेना किसी चीज को, जो कि यहां हमें साफ नजर आ रहा है और आपकी मंशा धोखा देने की है। तो स्वाभाविक है सेक्शन 19 में हम परिणाम पढ़ते हैं तो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, जिससे नुकसान हुआ है जो यहां पे बायर है। तो वॉइडेबल कहें या यूं कह लीजिए आप उसे रिसाइंड मींस कैंसिल कर सकते हैं, और जो आपको नुकसान हुआ इवन आप उसका कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट आप जो एग्रीड पार्टी हैं, अगर आपको कुछ बेनिफिट्स अगर आपने लिए हैं तो स्वाभाविक है वो आपको वापस करने होते हैं, और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो कॉम्पनसेशन आप ले सकते हैं। तो यहां पे बिल्कुल आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो सेक्शन 17 रेड विथ सेक्शन नंबर 19 का ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें एलएलपी पे है। व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टी पार्टनर? क्या ये मैंडेटरी मींस कंपलसरी है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में अपॉइंट करने होंगे? देखिए हम डेफिनेशन पढ़ के आते हैं 2J में, जिसमें सिंपल कहा गया जाइए जाके पूछ लीजिए सेक्शन 7 से कि इसका मतलब है डेजिग्नेट किया गया है परसुएंट मींस एज पर सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है, कम से कम मिनिमम आपके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और वो इंडिविजुअल होना चाहिए, और उनमें से एक क्या होना चाहिए, भारत में वास कर रहा हूं, रेजिडेंट इन इंडिया। और नंबर 2 में क्या है, अगर आपके पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल नहीं है, या यूं कह लीजिए इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट मिलके पार्टनर्स बने हैं, तो ध्यान रखिए आपको कम से कम 2 इंडिविजुअल लेने ही पड़ेंगे, जो हो सकता है आपके पार्टनर्स हो या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट की क्या हो, नॉमिनी हो, जिन्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना होगा 2 कम से कम इंडिविजुअल्स, और उनमें से एक और रेजिडेंट भारत में। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एंड कंपनी में कहता है डिफरेंस बता दीजिए। तो 6 नंबर का प्रश्न है, आप दुनिया भर के पॉइंट अपने आप ही बता सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जैसे लीगल स्टेटस, ऑब्वियसली हम कहते हैं पार्टनरशिप क्या है, एसएलई है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, जबकि पार्टनरशिप ऑब्वियसली ये लीगल एंटिटी नहीं है। यहां एलएलपी की बात नहीं हो रही, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी की बात हो रही है। एजेंसी, स्वाभाविक है पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर क्या होता है, एक एजेंट है ऑब्वियसली किसका, अदर पार्टनर्स का एंड फर्म का भी। जबकि कंपनी में देखिए, कंपनी में जो शेयर होल्डर होता है वो, या मेंबर कह लीजिए, वो कभी भी किसी और मेंबर का क्या नहीं होता, पार्टनर नहीं होता। प्रॉफिट ऑब्वियसली पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं, जबकि कंपनी के केस में प्रॉफिट देना कोई कंपल्सन नहीं होती। आप डिविडेंड देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, जितना देना चाहें दे सकते हैं। लायबिलिटी हम पार्टनरशिप में कहते हैं पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड, जबकि कंपनी बनाने की ब्यूटी ही क्या है, मेंबर्स या शेयर होल्डर की कह लीजिए लायबिलिटी कितनी होती है, अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। गारंटी कंपनी जो कि आप पढ़ के आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 21 में, वो है जितनी आपने गारंटी दी है, जबकि सेक्शन 2 क्लॉज 22 में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑब्वियसली अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। प्रॉपर्टी, ये भी हम क्लियर पढ़ते हैं कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है तो अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी रख सकती है, जबकि पार्टनरशिप में द फर्म्स प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्वाइंट एस्टेट, एस्टेट कह लीजिए प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स की। कंपनी में शेयर्स होते हैं तो आप, जहां तक पब्लिक कंपनी का सवाल है तो हम क्लियरली पढ़ते हैं शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जब आपका दिल करे आप बेच सकते हैं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 44 कहता है, राइट। हाँ, प्राइवेट कंपनी में ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल से कुछ क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है, राइट। और जबकि देखिए पार्टनरशिप में आप अपनी मर्जी से अपना हिस्सा जब दिल किया इस तरह से नहीं निकाल सकते कि कहानी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी डीड के ऊपर या कंसेंट किसकी, सारे पार्टनर्स की। जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है कंपनी में, ऑब्वियसली हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, शेयर होल्डर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। जबकि पार्टनरशिप में ऑब्वियसली जब तक कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं लिखा, हर पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली कंपनी तो तभी बनेगी जब आप कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जबकि पार्टनरशिप में करवाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ऑप्शनल रहता है। वाइंडिंग अप, कंपनी को देखिए बंद करना है तो ये कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 20 आता है, जो कि आप लेटर ऑन स्टेजेस पे पढ़ेंगे, सेक्शन 270 से लेकर 365, चैप्टर 20 सेक्शन 270 से लेकर 365, जिसमें साफ लिखा है कंपनी को बंद करने के लिए ऑब्वियसली जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जिसे आप ट्राइब्यूनल कहें या एनसीएलटी। और एक चैप्टर नंबर 18 भी है कंपनीज एक्ट में, फ्रॉम सेक्शन 248 से लेकर 252 तक, जहां इवन
ROC ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रार, कंपनी का नाम काट सकता है। जहां तक पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का सवाल है, वो ऑब्वियसली पार्टनर्स की डेट के ऊपर है, और भी कुछ फैक्टर हैं जो कि हम आगे एक पर्सन आएगा भी उसमें डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 39 से लेके 44 में हम बेसिकली पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेंबरशिप आप जानते हैं, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, मैक्सिमम होते हैं 200, और पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होते हैं 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। और ध्यान दीजिएगा मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं कंपनीज एक्ट में सेक्शन 3 में बताया है, और मैक्सिमम जैसे प्राइवेट कंपनी है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दिया गया है। और पार्टनरशिप में देखिए, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया कितने पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 कहता है, जैसे आंसर में देखिएगा 464 कहता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं, लेकिन दरअसल 100 नहीं हो सकते क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कहा गया है। दरअसल रूल्स कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 50 हो सकते हैं, क्योंकि सेक्शन था ये कंपनीज एक्ट का 464, जो कि कंपनीज एक्ट में कहा था आखिरी चैप्टर, क्योंकि कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 29 है मिसलेनियस है, इसलिए जो रूल्स हैं उनका नाम दिया गया है द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, क्योंकि नॉर्मली रूल्स का नाम किस पे आता है, चैप्टर के ऊपर आता है, और चैप्टर का नाम ही क्या है, मिसलेनियस। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो देखिए हम यही लेके चलते हैं, कंपनी में तो क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन है, फॉर एवर कंटिन्यूटी, लेकिन फर्म के केस में सारी कहानी दरअसल आपके डीड के ऊपर है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, बाकी कई और रीजन है, इंसॉल्वेंसी, कोर्ट का ऑर्डर, डेथ, रिटायरमेंट, कई चीजें हैं। और ये अगले प्रश्न पे लेते हैं। अगेन देखिए मैंने इसे स्टार लगाया है, बढ़िया प्रश्न है। रोहन एक ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर चला रहे हैं दिल्ली में, और ही सेल्स उन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया है गुडविल के साथ, 1 लाख रुपए गुडविल के साथ, रोहित को 5 लाख रुपए में। तो नेचुरल है, देखिए जो आदमी आपको ज्यादा पैसा दे रहा चाहेंगे, जैसे यहाँ पे रोहित आपको 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट मीन्स रोक लगा सकते हैं। कहता आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित ने एक एग्रीमेंट किया है रोहन के साथ, और एग्रीमेंट के मुताबिक जो रोहन है वो कोई और अपना ग्रोसरी स्टोर, ऐसा ही किराने का दुकान, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस पूरे भारत में नहीं खोल सकते आने वाले 10 साल। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आपके काम करने पे रोक लगाई जा रही है तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था एक एक्सेप्शन है, कई एक्सेप्शन पढ़ी है, उनमें से ये आती है कि सेल ऑफ बिजनेस विद गुडविल, लेकिन हम गुडविल में भी कहते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। देखिए 10 साल यहां ठीक लग रहा है मेरे को अनरीजनेबल कह रहा है, पूरे भारत में ही काम नहीं करेगा। अरे भैया जिसका एक्सपीरियंस तजुर्बा ग्रोसरी स्टोर में है वो वही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, मोर देन 2 decades, तो भैया मैं तो सिर्फ पढ़ाने के अलावा, बिकॉज दिस इज व्हाट माई लाइफ इज, दिस इज व्हाट आई एंजॉय मैन, तो इसलिए ये अनरीजनेबल है। हुआ क्या, रोहन ने एक अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 महीने में खोल लिया। कहता बताइए क्या राइट्स अवेलेबल है रोहित के पास, जिन्होंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। तो ऑब्वियसली, और देखिए क्लियरली क्वेश्चन पूछा है किस पे गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पूछा गया, क्योंकि हम पार्टनरशिप एक्ट में भी गुडविल से संबंधित कई चीजें पार्टनर्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसलिए प्लीज फाउंडेशन के अपने पेपर में ध्यान जरूर दीजिए कि पर्सन कौन से एक्ट पे है, क्योंकि चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, अल्टीमेटली तो ये पहले हुआ ही क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा होते थे। और इनमें भी क्लियरली ये लिखा है कि सारी धाराएं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी लगेंगी। तो जैसे मैंने सेक्शन 27 बताया कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, जो कि वॉइड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती है कि वैलिड भी हो सकते हैं। तो जैसे गुडविल के साथ आपने बेचा, वैलिड हो सकता है, लेकिन उसके अंदर फर्दर कंडीशन है, जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में दी है कि एक तरह से आप रोक लगा रहे हो किसी के ऊपर, एक एरिया फिक्स कर रहे हो आप लिमिट का, और कहता लेकिन जो रोक लगा रहे शुड नॉट बी, कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए रोक कि आप सेम बिजनेस आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो कहता रिस्ट्रेंट शुड बी नॉट टू कैरी, कि आप नहीं कर पाएंगे सेम बिजनेस गुडविल वगैरह देने के बाद फॉर अ प्राइस। लेकिन मेन चीज क्या है, ये रीजनेबल होनी चाहिए, और रीजनेबलनेस डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। तो आप खुद ध्यान दीजिए ना, होल ऑफ इंडिया आप रोक लगा रहे हैं, दिस साउंड्स अनरीजनेबल, तो स्वाभाविक है हम कहेंगे साहब यहां पे एक्सेप्शन नहीं लगेगी, और इस एग्रीमेंट को क्या मान लेना चाहिए, वॉइड एग्रीमेंट मान लेना चाहिए। यही आंसर में दिया है। अगला प्रश्न, क्या एक अनपेड सेलर लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? बड़ा क्लियरली हम पढ़ के आते हैं, बिल्कुल कर सकता है साहब, सेक्शन 46 में क्लियर। ये भी पूछा गया, कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इवन इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर? चाहे पास हो जाए, क्योंकि लियन के लिए मेन क्या है, आपके पास पोजीशन होना चाहिए।
क्या ये राइट टर्मिनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये राइट तभी मिलता है अगर आपको कोर्ट से क्या मिल गया? डिक्री, जिसका मतलब है अंतिम निर्णय कोर्ट का, राइट? तब भी मिल सकता है, क्योंकि कंडीशंस हम क्या पढ़ते हैं कि लियन तभी अनपेड सेलर को मिलता है कि आपने सामान बेचा बिना स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, मतलब उधार में बेचने की बात नहीं थी, और अगर थी भी तो वो टर्म क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। और तीसरी बात, बायर हो गया इंसॉल्वेंट। तो इसलिए आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे इवन इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास। जहां तक टर्मिनेशन का सवाल है, आपके पास ये राइट नहीं रहेगा। बड़ा सिंपल है, एक वर्ड में कहें तो स्वाभाविक है, जब गुड्स का आपके पास पोजेशन नहीं रहा तो क्या किया गुड्स का आपने? या तो आपने वो जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दी हैं किसी कैरियर को कि ले जाइए भाई, ट्रांसमिशन टू बायर। और दूसरी बात ये भी हो सकता है जहां बायर या उसके एजेंट ने पोजीशन ले लिया, मीन्स आपके पास नहीं रहा। और तीसरी बात थी, कोर्ट के डिक्री के बाद लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस कंडीशन यही होती है पोजीशन कहां हो, आपके पास हो। अगला प्रश्न देखिए, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पहले भी आया हुआ है, आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन में भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोहन रोहन जे पार्टनरशिप के ऊपर है, 3 पार्टनर्स हैं, तो फर्नीचर में डील करते हैं और इनकी डीलिंग एक मैसेस AB कंपनी के नाम से होती है जो सप्लाई करता है फर्नीचर इनको। 30 जून, डेट देखिएगा 30 जून 2020 को आपने क्या किया? करने से पहले देखिए 30 जून को क्या हुआ, मिस्टर जे जो कि एक पार्टनर है, इनका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। अब जो फर्म है, आपने ऑर्डर उसको दे रखा था फर्नीचर देने का, लेकिन कब दिया था? डेट देखिएगा 25 मई, और मृत्यु कब हुई है? 30 जून। दैट मीन्स पार्टनर की मौत से पहले का ऑर्डर है। दैट मीन्स उस समय जे क्या थे? अलाइव थे, जिंदा थे। नाउ सोहन एंड रोहन ने फर्म का बिजनेस बंद नहीं किया, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। द फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट जेज डेथ टू द पब्लिक। ये आप जानते होंगे कि डेथ में कोई पब्लिक नोटिस देना कोई जरूरी नहीं होता, बिकॉज डेथ इटसेल्फ अमाउंट्स टू नोटिस। और द पर्सन्स डीलिंग विद द फर्म, मैसेस ए एंड बी ने डिलीवर किया सामान 25 जुलाई को, देखिए, जबकि मौत हुई है 30 जून को। उसकी मौत के बाद सामान दिया है। द फैक्ट अबाउट जेज डेथ, उन्हें मालूम था एक पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है। आफ्टरवर्ड्स फर्म क्या हो जाती है? बाद में इंसॉल्वेंट हो जाती है और वो पैसे इस फर्म के नहीं दे पाती है। अब ये जो फर्म है जिसने फर्नीचर दिया है, वो आपके ऊपर केस करना चाहते हैं रिकवरी के लिए। तो पूछा गया है पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक बता दीजिए साहब, क्या जे की प्राइवेट एस्टेट लायबल होगी? बिल्कुल लायबल नहीं होगी, क्योंकि हम क्लियरली पढ़ के आते हैं सेक्शन 35 में, और वो हम ये पढ़ते हैं कि अगर मौत के बाद फर्म क्या नहीं हुई? डिसॉल्व नहीं हुई मौत के बाद, तो सिंपल सी बात है, स्टेट पार्टनर की क्या नहीं होगी? लायबल नहीं होगी कोई भी ऐसा कार्य जो आपने किया है उसकी मौत के बाद, राइट? और इसलिए और दूसरी बात थी जैसे नोटिस देने की, ये कोई जरूरी नहीं होता मौत का नोटिस दिया जाए, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो उसकी मौत के बाद हुई है, तो इसलिए उसकी स्टेट लायबल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कोई भी कार्रवाई इवन उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, घर वाले हैं, उनके खिलाफ आप नहीं कर सकते। तो मेन रीजन क्या है? बिकॉज देयर वाज नो डेट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन जेज लाइफ टाइम। उसमें वो डेट ड्यू नहीं था, बस आपने ऑर्डर प्लेस किया था। आप उसे कैंसिल भी कर सकते थे, भाई एक पार्टनर मर गया, दिस एंड दैट, राइट? अगला प्रश्न देखिए, अभियुक्त ने 100 किलोग्राम गेहूं भास्कर से खरीदा है 30 रुपए में, 100 किलोग्राम। भास्कर जी कहते हैं कि ये जो गेहूं है ये मेरे वेयर हाउस में पड़ा है और वेयर हाउस का इंचार्ज है किशोर, राइट? मतलब अभियुक्त ने खरीदा सामान किससे? भास्कर से। भास्कर कहता है ये सामान पड़ा है वेयर हाउस में, जिसका कीपर, स्टोर कीपर कह लीजिए, वेयर हाउस कीपर कह लीजिए, किशोर के पास है। किशोर ने कह लीजिए बात होगी अभियुक्त के साथ that he can take the delivery of wheat from him, until then he is holding wheat on अभियुक्त's behalf। तो स्टोर कीपर ने कह दिया साहब कोई टेंशन नहीं, अभियुक्त जी माना भास्कर का सामान है लेकिन आपने उनसे खरीद लिया है तो कोई टेंशन नहीं, पहले मैं भास्कर के लिए संभाल के रख रहा था, अब आपके लिए संभाल के रख रहा हूं, आपकी चीज है, आपकी अमानत ले जाइएगा। लेकिन वो सामान पिक करते उससे पहले ही क्या हुआ, वहां पे फ्लड्स आ गए और वो वेयर हाउस में पानी एंटर हो गया और सामान खराब हो गया। अब अभियुक्त जो है वॉन्ट्स हिज प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट, अब वो चाहते हैं कि बायर से उनको पैसे वापस मिल जाएं क्योंकि मेरे को डिलीवरी नहीं हुई। तो बताइए क्या सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जब डिलीवरी के ऊपर पढ़ के आते हैं हम 3 तरह की डिलीवरी पढ़ते हैं, एक्चुअल,
हुआ नहीं यहाँ पे। सिंबॉलिक बाय सम एक्ट होता है, वो भी नहीं हुआ। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता था? बाय एक्नॉलेजमेंट, जिसे हम कहते थे नो चेंज इन एक्चुअल पोजीशन, जिसका मतलब है सामान वही है जहां पहले था, जैसे वेयर हाउस में। तो ये डिलीवरी हो जाती है बाय एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है मानना या कहना। जैसे यहाँ पे किशोर ने कह दिया था किसको? अभियुक्त को, कि भाई साहब मैं आपके बिहार पे सामान होल्ड कर रहा हूं, ये है उसका मानना, और इसलिए ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या अटॉर्नमेंट भी हम इसे कहते हैं। तो इसलिए साहब वो सामान आपका था, आपका नुकसान हुआ है, आप बाहर से कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न कंपनीज एक्ट के ऊपर। मेमोरेंडम चार्टर है कंपनी का। ऑब्वियसली चार्टर का मतलब होता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ लिखा है कंपनी क्यों बनी है, किस कार्य के लिए बनी है। और ऑब्वियसली मेमोरेंडम की मेन क्लॉज वैसे आप जानते हैं 5 होती है। नेम क्लॉज सेक्शन 4(1)(a) में, बी में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सी सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज, एंड 4(1)(d) में आप पढ़ते हैं लायबिलिटी क्लॉज, एंड ई में आप पढ़ते हैं कैपिटल क्लॉज। और ध्यान दीजिएगा अगर ओपीसी होती है 1% कंपनी तो क्लॉज नंबर एफ में आता है सक्सेशन क्लॉज, राइट। और जब हम कैपिटल क्लॉज की बात करते हैं उसी के अंदर हम एक वर्ड और भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज, कि हर एक मेंबर को एटलीस्ट लेना पड़ेगा एक शेयर। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? कंटेंट्स पूछे गए हैं मेमोरेंडम के। तो पहला तो ये लिख दिया मेमोरेंडम इज चार्टर ऑफ कंपनी, इसे डिस्कस करें। तो कहना थोड़ा जानना चाहता वो मेमोरेंडम क्या है। तो देखिए वैसे तो हम मेमोरेंडम की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 56 के अंदर, वो भी लिख सकते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में नहीं दी है। तो जैसे मैंने कहा था चार्टर मीन्स मेन डॉक्यूमेंट है, इट कंटेन्स रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कंपनी किस कार्य के लिए बनी है। मतलब अगर मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी आलू बेचेगी तो आप आलू ही बेच सकते हैं, गोभी नहीं बेच सकते, भालू नहीं बेच सकते। कहने का मतलब है क्योंकि अगर आप अपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज को एक्सीड करेंगे तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? देखिए हम कहते होते हैं अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड पावर्स ऑफ द कंपनी आप नहीं कर पाएंगे। और बेसिकली क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑब्वियसली कंपनी बनाते समय, देखिए आपको आरओसी जब आपने सेक्शन 7 में प्रोसीजर पढ़ा होगा इनकॉर्पोरेशन का, अगर आपको अच्छे से याद हो, तो मेन ये होता है कि जो भी कंपनी के साथ डील करता है आउटसाइडर, उसको कंपनी के बारे में सब कुछ यहां से पता चलता है, राइट। क्योंकि हम सेक्शन 399 में क्या पढ़ते हैं कि मेमोरेंडम क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो उससे हम ये मान के चलते हैं हर आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहा है उसे कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। इसी के ऊपर तो बेस्ड है कौन? हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, राइट। और उसी की एक्सेप्शन या इसको एक्सेप्शन के रूप में ले लें तो हम कह देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट, राइट। तो थोड़ा ये सब डिस्कस में लिख कर दीजिए और इसके बाद आपसे कंटेंट्स पूछे तो जैसे मैंने क्लॉसेस बताई हैं थोड़ा थोड़ा इंस्टीट्यूट ने दे रखा, सेक्शन के साथ मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। अगला प्रश्न देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं तो स्वाभाविक है आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं सेक्शन 68 से लेकर 72 में। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कुछ नहीं है, एक ब्रांच ऑफ इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। इंप्लॉयड जिसे आप कहते हैं अदर देन बाय वर्ड्स, जो कि आप सेक्शन 9 में पढ़ के आते हैं। तो बेसिकली अगर सीधा आपसे क्या पूछेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो आपने शब्दों से नहीं किया। सम कह लीजिए आपका क्या था? आपका कुछ एक्शन था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह रिजेंबल करता है जहां आपकी इंटेंशन नहीं थी, इसलिए हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज not the voluntary act of parties, it is created by operation of law, it is based on doctrine of unjust enrichment, जिसका मतलब है किसी को भी बिना मतलब में कोई फायदा ना हो। तो दरअसल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ड्यूटी की तरह है। जैसे हम सेक्शन 71 में पढ़ते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो उसकी ड्यूटी है रियल ऑनर को ढूंढे और उसकी अमानत उसका सामान उसे लौटाए। तो इसलिए एक ड्यूटी है, कोई ऐसा प्रॉमिस वगैरह नहीं होता इसके अंदर, राइट। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से नहीं राइज होता, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, जैसे मैंने वर्ड इस्तेमाल किए थे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि ऑब्वियसली इसमें कुछ पैसे की बात होगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन हम ये कहें एग्जैक्टली कितना होगा वो जरूरी नहीं है, जैसे हम कहते हैं लिक्विडेटेड सम, एग्जैक्टली कितना अमाउंट। तो दरअसल ये एक राइट है आपका अवेलेबल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, नॉट अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड। जैसे हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है जस्ट इन पर्सोनम, इट डज नॉट क्रिएट जस्ट इन रेम, जिसका मतलब था राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, नॉट अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली आपका सामान खो गया है तो जिसने उठाया है फाइंडर जो है उसके खिलाफ आपका राइट है।
और ऑब्वियसली अगर वो फाइंडर आपका सामान नहीं देता है, नहीं कोशिश करता आपको ढूंढने की, तो उसकी तरफ से वो ब्रीच है और उसके लिए बिल्कुल आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने थोड़ी फीचर पूछी, तो उन्हीं पॉइंट्स को आप बना के लिख दीजिए। अगला देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस तरह से एक फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए सेक्शन 39 से लेके 44 के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सीधा इसी की बात करते हैं। तो नेचुरल है, हम कहते हैं कि भाई जैसे आपका एग्रीमेंट है या सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, एडजुडिकेशन मींस डिक्लेरेशन बाय कोर्ट, या मान लीजिए 5 पार्टनर 4 इंसॉल्वेंट हो गए तो एक से तो फर्म बचती नहीं, या तो सारे हो गए या एक को छोड़ के सारे हो जाएं, या आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, जो गैर कानूनी आपको बंद करनी पड़ेगी, या डीड में आपने लिखा है कुछ इस तरह का इवेंट हो गया तो हम फर्म को बंद कर देंगे। जैसे आपने कहा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, लैप्स ऑफ टाइम या फ्लुएंस कह लीजिए, या किसी काम कोई वेंचर के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, काम खत्म, बात खत्म, मृत्यु होगी पार्टनर की या इंसॉल्वेंट हो गया, इस तरह से आप डीड में लिख सकते हैं। या अगर पार्टनरशिप एट विल है तो जब दिल करेगा बंद कर देंगे, तो क्या कीजिए, नोटिस दे दीजिए कि भाई मैं इसे डिसॉल्व करना चाहता हूं, और ऑब्वियसली हम कहते हैं फर्म किस दिन से बंद हो जाएगी, जो आपने उसमें डेट मेंशन करी है, और अगर नहीं भी करी है तो जिस दिन आपने बता दिया है, कम्युनिकेट कर दिया, वो नोटिस दे दिया है। या कोर्ट भी आपको बंद कर सकती है अगर क्या हो गए, पार्टनर्स पागल हो गए, अनसाउंड माइंड के हो गए, इनकेपेबल हैं, उनकी तरफ से मिसकंडक्ट है, या लगातार वो ब्रीच किए जा रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, या उन्होंने अपना क्या किया, इंटरेस्ट बेच दिया है, अपना जो उनका शेयर है किसी और को दे दिया है, या बिजनेस सिवाय लॉस के नहीं चल सकता है, या कोर्ट कोई अदर इक्विटेबल, जैसे हम कहते हैं जस्ट मतलब फेयर ग्राउंड्स, कोर्ट को लगते हैं कि बेहतर होगा इस फर्म को क्या कर दिया जाए, बंद। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लोग थे जो मेंबर्स थे एक प्राइवेट कंपनी में। ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी 2 लोगों से बन जाती है। तो ये सारे एक बोट से जा रहे थे प्लेजर ट्रिप में इन एन ओपन सी। तो हुआ क्या है, बोट डूब जाती है, कैप्साइजेस, और पांचों की मौत हो जाती है, बीइंग ड्राउन्ड, डूब गए। क्या प्राइवेट कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नो, बिकॉज हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, राइट। सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल क्या है, सक्सेशन है, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। स्वाभाविक है, आप पहले मेंबर थे, अब आपके शेयर्स कहां चले जाएंगे, वो ट्रांसमिशन कहते हैं इसे, जिसका मतलब है वो दे दिए जाएंगे आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। फर्दर, इज इट करेक्ट टू से दैट द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट sue और बी sued? नहीं भाई, ये गलत है। कंपनी बिल्कुल प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिख सकती है, क्योंकि हम कहां पढ़ के आते हैं, सेक्शन नंबर 9 के अंदर पढ़ के आते हैं इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन की। जैसे ही कंपनी बंद हो, इनकॉर्पोरेट मींस बन जाएगी, उसके परिणाम क्या होंगे? तो हम यही कहते हैं कंपनी बन जाती है एक बॉडी कॉर्पोरेट, जिसका मतलब है उसकी एक अलग से पहचान है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अलग से केस कर सकती है, या उसके ऊपर कोई भी केस कर सकता है। तो हम कहेंगे जो पहले वाली आपकी स्टेटमेंट थी वो भी क्या है, मतलब कंपनी चलती रहेगी, और दूसरे वाली तो आपकी स्टेटमेंट टोटली क्या है, रॉन्ग है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर भी किससे स्टार्ट किया है कि ये इनकरेक्ट है। तो इसके साथ हमारे लॉस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यहां पे ये डिस्कशन मैं समाप्त करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस।